हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गाइड यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हम इन वीडियो से शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ की, जो कि है हमारी मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, मेनली यहाँ जो सबसे ख़ास टॉपिक वो रहता है, वो यहाँ पर रहता है अरब एंड तुर्क्स इन्वेजन, यानी कि अरब का और तुर्क का इंडिया के ऊपर जो हमला हुआ, आक्रमण उन्होंने करा, वो यहाँ पर। तो उसमें हम यहाँ पर शुरुआत तो अरब से करेंगे, थोड़ा हम अरब के बारे में जानेंगे, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट आ जाएंगे अपने जो तुर्क्स हैं उनके बारे में। इसमें हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ तुर्क्स इन इंडिया, तुर्कों का भारत में आगमन कैसे हुआ, किस तरह से वो भारत के अंदर आए। तो यहाँ पर जो हम अपनी मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो यहाँ जो हिस्ट्री है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहती है यहाँ पर, क्योंकि जिस टाइम की हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री उस ज़माने के अंदर नहीं लिखी गई, कुछ चीज़ें उस ज़माने में लिखी गई, कुछ चीज़ें उस टाइम के अंदर नहीं लिखी गई। अब जो यहाँ पर हिस्ट्री जो लिखी जाती है, मैंने एक दफ़ा बताया था आपको कि हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है मेनली यहाँ पर। एक पक्ष तो वो होता है, इसके अंदर जो नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव, वो होता है जो जीतने वाला होता है, जो जीत जाता है, जो उसके साइड के लोग होते हैं, जो उसके दरबारी हों, चाहे वो कविता लिखने वाला हो, पोयम्स लिखने वाला, लिटरेचर वाला हो, या उसने अपना कोई ख़ानदानी अपनी किताब लिखवाई हो उसने, जैसे नामा दावत, जैसे कि हम कहते हैं शाहजहाँ नामा, जहांगीर नामा, अकबर नामा, इस तरह किताबें होती हैं, तो वो हो सकती हैं। तो उसके अंदर वो क्या दिखाएगा अपने आप को कि मैं बहुत ही दयावान इंसान हूँ, मैं दया करता हूँ लोगों के ऊपर। वहीं पर जो हारा हुआ पक्ष होता है वो उसको ये दिखाता है कि ये कायर और कमज़ोर था, वैसे में से हार गया, यहाँ पर डरपोक था, बुरा था। और जो दूसरा पक्ष होता है वो यहाँ पर वो होता है जो जीतता है, जो हारता है, जो हारता है वो जीतने को दिखाता है कि ये क्रूर है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा क्रूर है, मुझे हमें बहुत बुरी तरह हराया, हमने फिर भी दया दिखाई, और हम यहाँ पर एक तरह दिखाते हैं कि हम डिसिप्लिन लोग थे, फिर भी उस टाइम पर आकर अटैक कर दिया इन लोगों ने। तो इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम देखते हैं हिस्ट्री कहीं ना से लिखी जाती है। और जो ये तुर्क्स हैं यहाँ पर, तुर्क्स इंडियन नहीं थे, तुर्क्स तो बाहर के थे, तुर्की के रहने वाले थे ये, जिसको अनातोलिया कहते थे उस ज़माने के अंदर। तो उस रीजन के ये लोग थे। अब ये भारत पे आके बाहर से अटैक कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंडियन जो हिस्ट्री होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अटैक करने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि ये बुरे लोग हैं यहाँ पर। वहीं पर जो तुर्क्स हैं, तुर्क के ऊपर भी इंडियन साइड से अटैक यहाँ पर वाकई में हुआ था, मगर हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको काफ़ी हद तक नहीं दिखाया जाता इस बारे में कि इंडिया के जो रूलर्स थे उन्होंने भी अटैक करा था तुर्क के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम हिस्ट्री को बात पढ़ें तो यहाँ पर हमें अपना जो नज़रिया है थोड़ा सा अपना खुला नज़रिया रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर कि हम एक धार्मिक इंसान होते हुए भी हमें दूसरे धर्म की बात की भी समझनी चाहिए यहाँ पे चीज़ जो है। बात साथ ही साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर उन लोगों ने अटैक करा तो क्यों करा, यहाँ पर वो किस तरह से इंडिया में आए, शुरुआत किस तरह से होती है, शुरुआत किस साइड से होती है, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अगर आप अपना दिमाग खुला रखेंगे, आप बंधनों में नहीं बंधेंगे, किसी धार्मिक बंधनों में खासकर नहीं बंधना आपको। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, वो भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उनके जो नज़रिया है वो अपना नज़रिया है, अपनी पॉलिटिक्स के लिए वो करते हैं ऐसा। तो उसमें भी आपको नहीं पढ़ना, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, सही तरीके से पढ़नी है, जो असल हिस्ट्री होती है यहाँ पर। हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे यहाँ पर। और वीडियो को अच्छे लगने पर ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर यहाँ पर हमें दें। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवेंट ऑफ तुर्क्स, भारत में तुर्कों का आगमन। तुर्क जो थे यहाँ पर मुस्लिम्स थे जो इंडिया में मेनली यहाँ पर आए, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है हमेशा। अब जो इस्लाम है, इसमें अगर हम बात करते हैं कभी के तुर्कों का हमला या अरब का हमला, तो उसमें कई बार ये दिखाया जाता है इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसमें बताया जाता है हिस्ट्री के अंदर कि शुरुआत इस्लाम की हज़रत जो मुसलमानों के नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। ये दूसरे जो धर्म के लोग हैं ये मानते हैं, मगर मुस्लिम्स इस चीज़ को डिनाई करते हैं। मुस्लिम्स में यहाँ पर ये होता है कि उनके अक़ीदे के अकॉर्डिंग, जो उनके धार्मिक आस्था है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि जो दुनिया के पहले इंसान थे, इनके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको ईसाई भी हों चाहे वो यहूदी हो, वो मानते हैं सब, उनको अलग अलग नाम हो सकते हैं, आदम को वो एडम करके बोलते हैं, तो वो इस्लाम के पहले नबी थे यहाँ पर, पहले इंसान भी थे, पहले नबी भी थे यहाँ पर।
और साथ ही साथ जो यहूदियों के अंदर नबी हैं, कुछ नबी ख़ास जो नबी में रहे, जो हमारे जो मुसलमानों के कुरान के अंदर है, हदीस में बताया गया है उनके बारे में, तो वो मुस्लिम्स के नबी भी हैं और जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनके नबी भी हैं यहाँ पर। तो इस्लाम की शुरुआत क्या मानी जाती है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो इंसान की दुनिया के पहले इंसान थे, वहाँ से शुरुआत होती है इस्लाम की। और जो सबसे आखिरी जो नबी होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होती हैं। वक्त के हिसाब से जो नबी आते रहते हैं, जो पैसेंजर्स आते हैं वो चेंज भी करते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उनको जो सुपर पावर दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह कहा जाता है, तो वो अलग अलग वक्त के जैसे अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्डर्स दिए, उन नबियों ने माना, उन चीज़ों को लागू करा। यहाँ पर यहाँ से इस्लाम की शुरुआत नहीं होती, इस्लाम पूरा कंप्लीट यहाँ पर आकर होता है। शुरुआत इस्लाम की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होती है मुसलमानों के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर हम कहते हैं डेथ हो जाती है, इनके पर्दा फरमा जाते हैं आप, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, खिलाफत शुरू होती है। खिलाफत का हिसाब ये होता है कि वो जो मुस्लिम से या जो दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा पानी करेंगे, वो लोग ध्यान रखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। ये काम खलीफाओं का हुआ करता था। धर्म में चाहे कोई सा भी हो, उनकी काम था उनका ध्यान रखना, खाने पीने का, हर चीज़ का यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 जो हम देखते हैं खलीफा हुए हैं, जो ख़ास खलीफा हैं, हज़रत अबू बकर होते हैं मुस्लिम्स के अकाउंट, उमर है, उस्मान है और हज़रत अली है यहाँ पर। तो ये जो 4 खलीफा होते हैं इनको कहा जाता है राशिदुल कैलिफेट, यानी खिलाफत राशिदा। इस टाइम में जो इस्लाम है, जो इस्लाम का पॉलिटिकल हम स्फेयर कहते हैं एक तरह से, वो यहाँ पर फैलना शुरू होता है। मतलब धार्मिक तो हो गया, उनके पास आ चुका है, अब पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मतलब अपना राज इस्टेब्लिश करना, कि जो लोग हैं उनको अपने कंट्रोल में लेना, फिर कंट्रोल में लेके उनकी हिफाजत करना, ये नहीं कि जुल्म करना उनके ऊपर। तो ये टाइम के अंदर इतना होता है, जो खलीफाओं के टाइम में इतना फैल पाता है यहाँ पर, ठीक है। बाद में फिर एक्सपेंशन होता रहता है। फिर जो राशिदुल खलीफेट है उनके बाद आते हैं यहाँ पर उमय्यद खिलाफत, फिर आती है अब्बासिद, और लास्ट जो होती है वो ओटोमन कैलिफेट यहाँ पर होती है। हालांकि इसके बीच में कुछ और खिलाफतें भी यहाँ पर मुस्लिम्स की आती हैं। कुछ उनमें से फातिमी खिलाफत होती है, जो शिया की होती है, मुस्लिम में भी सेक्ट होते हैं, और फातिमी जो होती है वो शिया सेक्ट की होती है, उसको मुसलमान ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तुर्क से बारे में, तुर्क में पहला तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अरब आते हैं। अरब हिंदुस्तान में कब आते हैं? ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलीफा वलीद ऑफ उमय्यद खलीफेट, अरब मिलिट्री कमांडर मोहम्मद बिन कासिम सेंट बाय हिजाज बिन यूसुफ गवर्नर ऑफ बसरा, जिसको आज के टाइम में हम ईरान कहते हैं, इराक कहते हैं, ठीक है। फॉर मतलब पर्पस क्या है कि इंडिया के जो सिंध है, पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है, आज में अफगानिस्तान के जो हिस्से लगते हैं, वहाँ पर आकर उन्होंने अटैक करा अपना पहला। अब इसके पीछे भी एक कहानी होती है। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेड बाय द मोहम्मद बिन कासिम इन 710 AD एंड रिजल्ट इन द बैटल ऑफ सिंध। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आते हैं, पहली बैटल जो मुस्लिम की तरफ से अटैक होता है हिंदुस्तान के ऊपर, उस टाइम के हिंदुस्तान के ऊपर जिस टाइम के अंदर पाकिस्तान और पंजाब और अफगानिस्तान का हिस्सा, भारत का जो हिस्सा था, भारत का अखंड भारत जिसको कहते हैं आज के टाइम में, उसमें हमला होता है और बैटल ऑफ सिंध यहाँ पर होती है बिटवीन द मोहम्मद बिन कासिम एंड द राजा दाहिर ऑफ सिंध। सिंध का जो राजा था ज़माने के अंदर, उसका नाम था राजा दाहिर। अब राजा दाहिर की यहाँ पर लड़ाई किस वजह से होती है, इसके पीछे अलग अलग हम देखते हैं स्टोरीज़ हैं। कुछ स्टोरीज़ वो हैं जो अरब जो हिस्टोरियंस उन्होंने लिखी, अब कुछ स्टोरीज़ वो हैं जो हिंदू ने लिखी, यहाँ के हिंदुस्तान के। मुस्लिम्स तो थे नहीं ज़माने में यहाँ पर, हिंदूज थे तो हिंदूज ने लिखी। फिर कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो यूरोपियंस ने लिखी, क्रिश्चियंस ने लिखी ख़ास तौर पर। तो जो मुस्लिम पर्सपेक्टिव होगा वो दिखाता है यहाँ पर कि जो मोहम्मद बिन कासिम उनका सही रहा कर्नाटक यहाँ पर। वहीं पर जो हिंदू पर्सपेक्टिव वो दिखाते हैं कि उन्होंने हम पे आके आक्रमण करा, जुल्म करा। और जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस ने इंडिया पे रूल करा है। आखिर जो हमने यहाँ पे देखें गुलामी रही है वो क्रिश्चियंस की रही है, और क्रिश्चियंस मुस्लिम के अगेंस्ट रहे हैं यहाँ पर हम हिस्ट्री में देखें तो उनका भी कुछ हद तक यहाँ पे देखेंगे जो हिस्ट्री है वो जो हिंदू पर्सपेक्टिव है उस तरह जोड़ती हुई दिखती है, जो मतलब जो इंडियन का पर्सपेक्टिव है। होता क्या है कि राजा दाहिर के ज़माने के अंदर यहाँ पे जो अरब सागर है वहाँ पर लुटेरे हुआ करते थे। लुटेरे क्या करते हैं कि एक जहाज़ जा रहा होता है, इसमें अरब मुस्लिम्स होते हैं, उसको लूट लेते हैं और लोग को वो पकड़ लेते हैं,
किस लिए कि कुछ पैसा उनको मिल जाएगा, वो जो अरब जो खिलाफत है वो उनसे वो पैसा वसूल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हिजाज़ बिन यूसुफ होते हैं वो लेटर भेजते हैं राजा दाहिर को कि भाई आपकी जो सल्तनत की दायरा है उसके अंदर हमारे मुस्लिम लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उन लुटेरों को आप पकड़िए, हमारे हवाले करिए, जो हमारे लोग हैं उनको आज़ाद करिए, क्योंकि आपके बॉर्डर हमारी जो हमारा सीमा है उससे लगता है। राजा दाहिर यहाँ पर ये बोल डालता है कि भले से वो मेरे बॉर्डर के पास हो मगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है जो लुटेरे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो खलीफा होता है या फिर जो हम कहेंगे गवर्नर होता है, उनको ये लगता है कि भाई बात को टाल रहा ही है और सपोर्ट कर रहा है इनको, तो फिर वो को सोचते हैं कि हम भेजते हैं आर्मी, इसके जो जहाँ पर ये रूल कर रहा है वहाँ भेजते हैं, अटैक करते हैं जगह को और लोगों को छुड़ाएंगे अपने। मगर वो कतराते हैं, शुरुआत में भेजते नहीं हो। देखो आप यहाँ देखो कि सिंध यहाँ पर है और बसरा है, हम यहाँ पे देख लेंगे हम खिलाफत है वो यहाँ पे उसका सेंटर है, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा 4000 किलोमीटर की ज़मीन है यहाँ पर, लगभग इससे ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है यहाँ पर। तो जो खलीफा है या फिर जो दूसरा गवर्नर भी है वो कतरा देते हैं इस चीज़ पर कि अटैक इतनी दूर तक कैसे करेंगे हम, कि जो बीच का जो रीजन है वो सूखा है, खाने पीने की कमी है, तो कतरा देते हैं उस टाइम तक। फिर बाद में आखिरकार वो जो हिजाज़ बिन यूसुफ है वो अपनी मिलिट्री को भेजते हैं और मिलिट्री की जो कमांड होती है वो अपने हाथ में रखते हैं, मोहम्मद कासिम को नहीं देते हैं। पे वो अब मोहम्मद कासिम यहाँ पर आते हैं, दीबल के किले पे हमला करते हैं, फिर सिंध में हमला होता है, राजा दाहिर मारा जाता है, हार जाता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक कहानी और बताई जाती है, वो ये कहानी है कि राजा दाहिर ने जो उमय्यद खिलाफत के जो दुश्मन था एक वहाँ पर, जो कि हम यहाँ पे कहेंगे खलीफा वलीद का भाई कोई शुजात था, उसको अपने यहाँ पर रख रखा था, मतलब वो खलीफा के खिलाफत का दावेदार था। अब आप दुश्मन के आप देखोगे कि भाई जो आपके जो पड़ोसी है उसके दुश्मन को अपने यहाँ रखोगे तो दुश्मनी आपकी उससे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फिर कभी ना कभी वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है यहाँ पर। वही चीज़ इनके साथ भी हुई और सिंध में मोहम्मद बिन कासिम जीत जाते हैं और मुस्लिम पहली बार अपनी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर पीरियड शुरू होता है 1000 का, यहाँ पर द पीरियड फ्रॉम 1000 to 1200, so rapid changes both in West and Central Asia and in the North India. It were these developments which led the incursions of the Turk into North India, leading to their rule toward the end of the period. अब यहाँ पर 1000 AD से लेकर 1200 AD भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि लगातार एम्पायर बनते हैं, गिरते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर हमने कभी एशियन हिस्ट्री की वीडियोस मेरी देखी होंगी या पढ़ा होगा कभी आपने उस बारे में, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि उसमें क्या होता था कि एक राजा है वो राज कर रहा है, उसके बेटे आए, पोते आए, परपोते आए, राजा ताकतवर था, जो बच्चे उसके आगे आती नस्ल जो उनकी बढ़ती रही वो कमज़ोर होती गई। अब जो उनके सामंत हैं यहाँ पर वेसल्स हैं, गवर्नर्स कह सकते हैं आप उनको, तो वो क्या देखते थे कि भाई मौका है, इसको आका जाए, इस पर हमला कर दिया जाए, बगावत कर दी जाए, यहाँ पर रिबेल करते थे वो लोग। अगर राजा जो है वो पावरफुल है तो वो रिबेल को क्रश करता था यहाँ पर, अगर वो पावरफुल नहीं है तो जो रेबेलियन है, गवर्नर हो चाहे वैसा लो कोई भी हो, वो अपना आपको इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया करता था, अपना इंडिपेंडेंस स्टेटस वो बहाल करते थे यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी कि जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है यहाँ पर हम देखेंगे, सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, जैसे कि ये सेंट्रल एशिया का रीजन है यहाँ पर, ठीक है, और ये वेस्ट का है और फिर यहाँ पर इंडिया है साइड में। तो यहाँ पर सेम चीज़ चल रही थी, बार बार कोई राजा बन रहा था, कमज़ोर होते ही उसके जो वेसल्स थे, जो उसके गवर्नर्स हुआ करते थे, वो अपना आपको इंडिपेंडेंट अनाउंस करके राज करने जाते थे यहाँ पर। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बार बार, तो ये चेंजेस बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। इससे यहाँ पर क्या हुआ कि एक जगह का हम देखेंगे कि बिल्कुल ही माहौल ऐसा था ख़राब बिल्कुल ज़माने के अंदर। अब इसी टाइम में यहाँ पे जो मेजर चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे जो मेजर चेंजेस यहाँ पर होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस पॉइंट को, उमय्यद सेंट्रल पावर वॉज रिड्यूस एंड द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस वर्कड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। यहाँ पर क्या हुआ कि जो उमय्यद खिलाफत थी, उसका सेंट्रल पावर थी, वो कमज़ोर होने लग गई। कमज़ोर होती हुई उमय्यद पावर को देखते हुए जो खलीफा की जो ताकत थी, पॉलिटिकल जो पावर थी, वो जब कंप्लीट कमज़ोर होने लगी, तो जो उनके गवर्नर्स थे उन्होंने ये देखा ये कमज़ोर हो रहे हैं कि अब हम अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं यहाँ पर।
मगर यहाँ पर ये करना उनके लिए मुश्किल था। वजह क्या आती है यहाँ पर कि लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, मुस्लिम जो लोग थे वो उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि आप खिलाफा जो खलीफा है उसके ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, यहाँ पर अपना आपको उससे बड़ा मानना है, जो कि ये चीज़ सही नहीं मानी जाती थी। अब इसमें क्या हुआ कि जो रूलर्स थे उन्होंने क्या करा, यहाँ पर उन्होंने अपना आपको खलीफा नहीं कहा, ना ही उन्होंने किंग कहा, ना रूलर कहा, ना बादशाह कहा। उन्होंने कहा कि हम तो अमीर हैं। अमीर का मतलब यहाँ पर जो उस ज़माने के अंदर हुआ करता था कि वो खलीफा की तरफ से अपॉइंट किया हुआ आदमी है जो रूल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि इस चीज़ को, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है को चला रहा है वो यहाँ पर। उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल करा। अब खलीफा कमज़ोर थे, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, हाँ ये मेरा अमीर है, ताकि मतलब जो मेरी पावर है ताकि बनी रहे यहाँ पर। अब यहाँ पर बाद में जो हम देखते हैं अब्बासिद खलीफत आती है, वो भी कोलैप्स कर जाती है यहाँ पर। और जो तुर्क्स हैं, जो अरब्स हैं, वो ये नहीं कि वो इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, उनकी लड़ाई इंडियन से ही है यहाँ पर। उनके ऊपर जो तुर्क्स हैं अरब के ऊपर, तुर्क्स अरब के ऊपर अटैक कर देते लूट मार करने के लिए। आप यहाँ देख लीजिए, अब तुर्क उस ज़माने के अंदर मुस्लिम्स नहीं थे, वो मानते थे पैगन धर्म को अपने। देखिए इसकी स्पेलिंग में बता देता हूँ आपको, PAGAN, पैगन, पैगन रिलीजन हुआ करते। मतलब पैगन रिलीजन में क्या पर था क्या कि उनके बहुत सारे ही करोड़ों के अंदर देवी देवता हुआ करते थे। पानी का देवता अलग, नदी का देवता अलग, समुंदर का देवता अलग, हवा का देवता अलग, और कुछ देवता ऐसे थे जैसे कि आधा इंसान का जिस्म है उसके अंदर, आधा जानवर का जिस्म है उसके अंदर। तो ये पैगन धर्म हुआ करते थे उस ज़माने के अंदर। तो तुर्क उस ज़माने के अंदर पैगन रिलीजन को मानते थे। जब अरब से उनकी झड़प होनी शुरू हुई, क्योंकि अरब का दायरा बढ़ रहा था यहाँ पर। अब देखिए ये रीजन जो है, आप देखेंगे कि ये तुर्क्स का रीजन है, ये रहा, ये रीजन जो है वो तुर्क्स का है। अब इस्लाम यहाँ तक फैल रहा है। अब जब मुस्लिम्स यहाँ तक फैल रहे हैं तो जो तुर्क्स हैं वो देख रहे हैं कि व्यापार यहाँ से हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ से। अब खाने को मतलब उनके पास है नहीं, क्योंकि घास का इलाका है। अब घास के इलाके का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे खेती हो सकती है। एक सीरियल आया था अभी कुछ टाइम पहले, अर्तुगरुल गाजी, बहुत से लोगों ने देखा होगा, तो उसमें ही देखा होगा आपने कि वो लोग ट्राइबल लोग हैं, तुर्क लोग, वो आज यहाँ रह रहे हैं तो कल कहीं और चले गए। वो वजह क्या है कि खेती नहीं हो पाती। घोड़ों के लिए घास चलने की ज़मीन तो है, जो भेड़ बकरियाँ घास चल लेंगी, मगर इंसान तो घास नहीं चलेगा यहाँ पर। उसे तो खाना चाहिए, गेहूँ चाहिए, खाने की रोटी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? जब खेती होगी तो खेती तो यहाँ पर है नहीं, खेती दूसरे एरिया की जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पर खेती है। अब वो करते क्या आते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट जो जा रहा है ट्रांसपोर्ट में लग गए। अब ट्रांसपोर्ट शायद तो कर नहीं पाएंगे। अब आपने देखा होगा कभी कोई बहुत से लोग काम करते हैं घर के, बहुत से लोग काम नहीं करते। जो लोग काम नहीं करते क्या करते हैं, दूसरे का हिस्सा मारने लग जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर इनमें इमरजेंस हो रही थी एक तरह से। तो तुर्क क्या करते थे, यहाँ पर रेड करते थे ये लोग, चाहे इस्लाम आने से पहले, मुस्लिम्स होने से पहले रेड करते थे। अब इनकी झड़प होती थी अरब से। यहाँ पर जो इस एरिया के मुस्लिम्स थे उनके लिए ये सरदर्द बन गए। अब मुस्लिम्स ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू करा कि इनको ख़त्म कर जाए, और इनको गिरफ्तार करके अपना स्लेव बना लिया। जब ये ग़ुलाम बन गए तो ये बहुत से में से मुसलमान हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तुर्क्स थे उनका इस्लामाइजेशन शुरू हो गया। अब इस्लामाइजेशन तो शुरू हो गया, हार भी गए ये लोग बहुत से इनमें से, मगर शायद तो नहीं हारे। और जो जीत गए उनकी वफादारी क्या हो गई यहाँ पर, किसके लिए, जो खलीफा थे उनके लिए हो गई कि अब हम इस्लाम के लिए लड़ेंगे, यहाँ पर लड़ेंगे अब भी। और लूट मार तो सही नहीं है इस्लाम के अंदर, मगर इन्होंने क्या चीज़ करी कि जैसे आपने कहीं सुना होगा कि जब भी जंग होती है तो जंग में जो हारता है जो उसका माल जो होता है वो सामने वाला लेके जाता ही जाता है उसको, ठीक है, उसको कहा जाता है माले गनीमत। वो जो जीतने वाला पक्ष है उसको मिलेगा वो माल। तो उन्होंने क्या करा, तुर्क ने लड़ने लगी किस लिए, खासकर वो माले गनीमत के लिए, कि सामने वाले को हराएंगे, जो खाना पीना सोना चांदी होगी वो हमारा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हिस्ट्री के अंदर लूट मार कहा गया। ये इस तरह से लूट मार का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि ये लूट मार करने लगे थे, मुस्लिम्स लूट मार कर रहे थे यहाँ पर। और जो तुर्क्स थे आप जानते हैं कि जब ये लड़ रहे थे, इनमें आदत पड़ चुकी थी लड़ने की, तो ये क्रूर तो थे ही थे यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा चेंजेस यहाँ पर क्या होता है, फॉल ऑफ गुर्जर प्रतिहार एमा विच लेड द अनसर्टेनिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया। इस रीजन के अंदर, यहाँ का जो रीजन था यहाँ पर थे गुर्जर प्रतिहार।
जो लड़ाकू थे आपस खुद भी गुर्जर प्रतिहार की गुर्जर आप जानते हैं जो गुर्जर होते हैं लड़ाकू होते हैं काफ़ी, और इनका भी वही हिसाब था। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो यहाँ तक थे। इनकी लड़ाई थी कन्नौज के साथ, कन्नौज की नहीं लड़ाई चलती थी उस ज़माने के अंदर, पाल राजाओं से भी थी और यहाँ से भी एक राजा थे बादशाह थी, यहाँ पर भी उनसे भी इनकी लड़ाई थी। अब ये लड़ते थे, ये भी लड़ते थे, लड़ाकू बन चुके थे, क्योंकि यहाँ पर से जो हम देखेंगे जो उगरा था वो व्यापार इसका होता था यहाँ पर। अब उसका व्यापार का फ़ायदा सबको चाहिए था, वही चीज़ जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके लिए भी थी, इसलिए वो भी लड़ाकू बन चुके थे। तो वो यहाँ पर थे तो वो इन लोगों को घुसने देते थे नहीं थे यहाँ पर, कि जो ये उपजाऊ एरिया ये हमारे कंट्रोल में रहे, कोई दूसरा इसके ऊपर हाथ ना मार सके। इनका भी यहाँ पर क्या हो गया, फॉल हो गया, इनकी जो एम्पायर है वो गिर गई। अब यहाँ पर से जो लड़ाकू जो कौम थी, तरह से जो लड़ाकू कबीला था, जो एम्पायर था वो ख़त्म हो गया। और फिर जो दूसरे छोटे छोटे एम्पायर थे जहाँ वो देखते कि कमज़ोर हो गया जब वो आपस में लड़ते थे, अपना एम्पायर एक्सपेंड करना शुरू कर डालते हैं यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पर भी इंडिया के अंदर हुई। एक चीज़ जो मैंने बताई आपको, वही मैंने ये कहा आपसे कि कुछ जो तुर्क्स थे वो मुस्लिम थे सारे, तो उस ज़माने के अंदर तुर्क सारे मुस्लिम नहीं हुए थे, आज भी वही हाल है। अब तुर्क का मतलब ये नहीं कि मुसलमान हो गया वो, तुर्क दूसरे भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं, पैगन भी हो सकते हैं। तो उस ज़माने के अंदर तुर्क कुछ ईसाई भी थे, पैगन भी थे, बौद्धिस्ट भी यहाँ पे तुर्क थे, यहाँ पर बौद्ध धर्म को भी तुर्क माना करते थे। अब सारे तुर्क लुटेरे भी नहीं थे यहाँ पर, सब तुर्क जो थे लुटेरे काम नहीं करते थे, मतलब कुछ लोग व्यापार भी करते थे अपना यहाँ पर। अब जो कुछ जो लूट मार करते थे वो मुसलमान बन गए, तो भैया आदत तो कमाने की है नहीं, काम करते नहीं है, काम करने को करें कहाँ से, काम है ही नहीं, तो जंग में जाएंगे, जंग में जाके जीतेंगे, कुछ पैसा वहाँ से हासिल करेंगे। वो चीज़ उनके अंदर रच बस गई, तो वो चीज़ अब उनकी नहीं क्या हो गई कि अब लड़ेंगे तो इस्लाम की नहीं लड़ेंगे यहाँ पर से हम। और उनके अंदर जो हैबिट थी लड़ाई की वो बहुत अच्छी थी। तुर्क के अंदर जितनी बड़ी हैबिट आज दुनिया के अंदर हुई है वो शायद ही कहीं पर हुई हो। हालांकि हिंदुस्तान के राजपूत थे वो भी थे, मगर जो तुर्क थे उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो घोड़े की चाबुक पकड़े बगैर लड़ते थे सामने वाले से, घोड़ा भाग रही है अपने अपने आराम से और वो दोनों अपनी तलवार लेकर लड़ते थे साथ में। हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर भी ऐसे रूलर हुए हैं, मगर तुर्क में ये आम बात थी क्योंकि वो लड़ाकू लोग थे, एकदम से आते थे, स्पीड से हमला करा, स्पीड से सामने वाले को मारा, अपने लोग हमारे सामने के जो लोग हैं मर जाएं उनको मार के ख़त्म करा। फिर अब इंडिया जब जहाँ पे पहुँचे वहाँ पर उनका सिस्टम ये नहीं था कि वो राज करेंगे, राज करने आते नहीं थे, राज करने का कोई मोटिव नहीं था उनका, क्योंकि उनको तो एडमिशन की समझ थी ही नहीं ज़्यादा इतनी खास। वो आए, सम्मान को लूटा, लेके चले गए वापस, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है मुस्लिम्स हो, क्योंकि मुस्लिम्स के ऊपर भी अटैक तुर्क करते थे जब तक तुर्क मुस्लिम सारे नहीं, बहुत सारे तुर्क होते मुस्लिम नहीं थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन द एंड ऑफ 9th century ट्रांसऑक्सियाना, खुरासान एंड द पार्ट ऑफ ईरान वर बीइंग रूल्ड बाय द समानिद हु वर इरानियन बाय डिसेंडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। समानिद सल्तनत यहाँ पर कायम होती है कब, जब हम बात करें कि जो उमय्यद खिलाफत है वो ख़त्म होती है और जो अब्बासिद खिलाफत है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जो समानिद रूलर्स थे वो ईरानियन थे और ईरानियन चालाक थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या सिस्टम निकाला कि उन्होंने ये निकाम बादशाह है या फिर हम खलीफा हैं, उन्होंने कहा हम अमीर हैं और जो हमारा जो हेड है वो खलीफा ही है, हमें खलीफा नहीं है ये दीदी हमें राज करने के लिए, हम चलाएंगे सब जो सिस्टम है यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पर की गई, ठीक है। अब देखिए बाकी खलीफा यहाँ पर बाकी है, ठीक है। और समानिद कहाँ पर है, समानिद ये रहा है साइड में, इधर वाले एरिया में। अब जो समानिद एम्पायर है इसके ऊपर भी लगातार तुर्क हमला करते रहते थे यहाँ पर। कुछ तुर्क मुस्लिम बन चुके थे तो वो उन्हीं तुर्क के खिलाफ लड़ते थे जो उनके ऊपर हमला करते थे यहाँ पर से। अब समानिद कल्चर के अंदर यहाँ पर था क्या कि वो जो तुर्क्स थे उनको अपना ग़ुलाम बना लिया करते थे हराने के बाद यहाँ पर, और बाद में जो उनके ग़ुलाम वफादार हो जाया करते थे रहते तो वो उनको अपने एम्पायर के अंदर गवर्नर बनाया करते थे। देखो कहाँ से कहाँ कितना घूम कर जा रहा है यहाँ पर, हमारी हिस्ट्री है उस ज़माने की कितनी घूम रही है यहाँ पर। इसी टाइम क्या होता है कि 961 के अंदर अमीर अब्दुल मलिक, ये ध्यान रखना, अमीर अब्दुल मलिक की मौत हो जाती है जो कि समानिद एम्पायर का राजा था राजा मगर कहता था कि अपने आप को अमीर।
इससे क्या हुआ यहाँ पर एक जो हम कहेंगे सक्सेशन जो थी शुरुआत हो जाती है किसके लिए, थ्रोन की, नहीं के राजा कौन बनेगा, समानित एम्पायर का अमीर कौन बनेगा। एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नरशिप ऑफ कोहिस्तान यानी कि खुरासान, खुरासान का गवर्नर कौन बनेगा। अब खुरासान के अंदर यहाँ पे जो दो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पार्टीज थी यहाँ पर मौजूद थी, एक थे सिमजुरिट्स और दूसरे थे गजनाविड यानी कि अलप्तगीन, मोहम्मद बिन गजनवी के जो हम देखेंगे भाई उनके ससुर के जो उनके मालिक थे। यहाँ पर है खुरासान में दिखाया था आपको ट्रांसऑक्सानिया, ठीक है, और ये है खुरासान, और यहाँ पर जो आता है रीजन वो कहलाता है कोहिस्तान। कोहिस्तान के अंदर जो सिमजुरी थे उनके पास एक ज़मीन को मिली हुई थी वहाँ पर, जो अमीर थे उन्होंने दे रखी थी वहाँ पर। अब यहाँ पर शुरुआत होती है किसकी, जो अलप्तगीन है उसका खेल शुरू होता है। यहाँ पर अलप्तगीन क्या करते हैं, इन द बिगिनिंग मोहम्मद बाअल्मी सपोर्ट द सन ऑफ मलिक सन विद अलप्तगीन व्हेन ही सॉ that the Mansur first became the king, he changed his side and Alaptagin live alone। अब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर के अंदर होगा कहते हैं वायसराय, ठीक है, अलग अलग रीजन के लिए। हालांकि वो जो वायसराय का काम था यहाँ पे लिखत पढ़ का काम वो करता था, जैसे लिखत पढ़ का जब काम होता है वो होता था उसके अंडर। अब जो वायसराय था यहाँ पर बाल्मी साथ देता है यहाँ पर किसका, अलप्तगीन का गवर्नरशिप के लिए, कहाँ की, खुरासान की, यानी कि जो गजनी के आसपास का इलाका है। मगर जब बाल्मी देखता है कि भाई मौका बदल रहा है कि जो मंसूर है वो तो राजा बन नहीं रहा, यहाँ मंसूर राजा बन रहा है, यहाँ पर जो मलिक है वो नहीं बन रहा यहाँ पर, तो वो अपना पारा चेंज करके अलग हो जाता है, और जो अलप्तगीन है वो यहाँ पर अलग हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। और उसको जो मौका था यहाँ पर गवर्नरशिप मिलने का, कहाँ की, खुरासान कोहिस्तान की, वो उससे छिन जाता है यहाँ पर। अब समझो यहाँ पर हम देखते हैं जो अलप्तगीन था ये बहुत बढ़िया कमांडर था, कहाँ का, कोहिस्तान के रीजन का। समझो समानी सल्तनत उन्होंने खुद बनाया था इसको, और ये ग़ुलाम था किनका, समानित सल्तनत का। अब ये क्या करता है, जो अपने साथी ग़ुलाम होते हैं, जो अपने कमांड सेनापति सेना जो होती है उनको लेकर जाता है और गजनी पे बोल डालता है धावा। मंसूर फ़ौज को भेजता है इसको हराने के लिए, मंसूर फर्स्ट, जो अमीर मंसूर फर्स्ट हैं समानी सल्तनत का, और ये इसको हरा डालता है गजनी के अंदर, गजना में, ठीक है, गजना हो गया, गजना में। और जो लोकल रूलर जो होते हैं वहाँ के गजना की, उनको हरा कर ये अपना गवर्नरशिप वहाँ पे ले आता है, मतलब गवर्नर जबरदस्ती बन के बैठ जाता है। और समाज सल्तनत जो होती है जानता है कि लड़ाकू अच्छा है, काम का इंसान है, तो वो इसको मान लेते हैं कि हाँ भाई गवर्नर तो आप ही हो वहाँ के, ठीक है। अब यहाँ पर कई लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती हैं। फिर जो इनका हम देखते हैं कि जो अलप्तगीन है इसका दामाद होता है, इसका नाम होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन से शादी कर डालता है, अपनी बेटी दामाद बन जाता है ये। तो सुबुक्तगीन को गवर्नरशिप मिल जाती है यहाँ पर किसकी, गजनी की यहाँ पर। मगर इसमें भी एक झोल है काफ़ी, जो हमें हिस्ट्री कम मिलती है। बीच में यहाँ पर क्या होता है कि पराई नाम का एक आदमी होता है, स्लेव होता है अलप्तगीन का, वो गद्दी पे बैठ जाता है गजनी की 972 AD के अंदर। वो मिसरूल में क्या करता है, पर मिसरूल करता है, लीड टू रिजर्वमेंट अमंग द पीपल हु इन्वाइटेड अबू अली लवाइक सन ऑफ अबू बकरी लवाइक टू इन्वेड गजनी एंड काबुल शाही अलाइड। अभी काबुल शाही जो है इसको अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये काबुल शाही कहलाती है, अगर हम इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हिंदू शाही। राजा एक ही है, नाम बदल जाता है यहाँ पर। काबुल शाही को ही बुलाता है, और किसको बुलाता है यहाँ पे, अबू अली लवाइक को भी, कौन, पराई नाम का आदमी जो होता है, ठीक है। विद हिम and the king most likely Jaipal sent his son to assist Lavaik in the invasion। गजनी पे अटैक करने के लिए किसने बुलाता है कि भाई गजनी पे अब अलप्तगीन मर गया है, मैं राज करूँगा, मैं ग़ुलाम हूँ, मेरा जो मालिक तो भी ग़ुलाम था वो गवर्नर बनता है, अब मैं ग़ुलाम हूँ, मैं गवर्नर बनूँगा। इसकी नहीं क्या करता है, वो बुलाता है कई लोगों को अलग अलग, जिसमें काबुल शाही का जो रूलर होता है जयपाल, उसका बेटा भी आता है। मगर जो अलप्तगीन होता है जब ये पहुँचते हैं चरख, जब जो हम कहते हैं लोअर रिवर जगह है अफगानिस्तान के अंदर, उसको पार करते हैं, सुबुक्तगीन इन पे हमला कर डालता है और में से बहुत सारों को मार डालता है और उसको पकड़ भी लेता है यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नरशिप छिल जाती है पीरी से, मिल जाती है सुबुक्तगीन को, ये बन जाता है यहाँ का गवर्नर गजनी का। अब देखिए वो गवर्नर है, राजा नहीं है। समानियत के अंदर देखो, समानियत किसके अंदर है, अब्बासियत के अंदर। राजा तो वो है मगर अपने आप को अमीर कह रहा है, वो बादशाह नहीं बोल रहा है, वो सुल्तान भी नहीं बोल रहा है, अमीर बोल रहा है वो यहाँ पर। और अमीरों के अंदर गवर्नर है गजनी का। गजनी का राजा जो है वो भी अपने आप को राजा मानता है यहाँ पर, मगर वो अपने आप को गवर्नर ही कहला रहा है फिर भी यहाँ पर। शुरुआत यहीं से होती है सुबुक्तगीन से, कि जो गजनी एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाता है यहाँ से। जयपाल को खैर यहाँ पर जो है सुबुक्तगीन हरा डालता है, जयपाल हमला करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये गजनवीद एम्पायर का फ़ोटो मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ। ये ट्रांसऑक्सानिया है यहाँ पर, ये खुरासान कोहिस्तान यहाँ पर पड़ता है, गजनी यहाँ पर है आपका। ठीक है, गजनी का फिर यहाँ लाहौर, लाहौर जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा उस ज़माने में था भारत का, आज के वक्त में नहीं है। मथुरा है, थानेश्वर है यहाँ पर, कन्नौज है और सोमनाथ है। यहाँ तक इन्होंने अटैक करा था, यहाँ तक मतलब जो गजनी मोहम्मद बिन गजनी थे, मोहम्मद गजनी, वो हिंदुस्तान में आए थे हमला करते हुए। जो अब ये हमला भी काफ़ी जो हुआ है कॉन्ट्रोवर्शियल है यहाँ पर, जो हमारी हिस्ट्री एकदम से काट के बताई जाती है हमें। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, यहाँ पर बीच में। एज रिजल्ट द हिंदू शाही किंगडम वॉज अनेबल टू कंटेन द गजनवीड ग्रोविंग पावर टू द ईस्ट। हीज रेड हाउएवर हैड नो लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट। अब यहाँ पर जो हिंदू शाही थी, इसको हम काबुल शाही थी, इसको हिंदू शाही कहा जाता है, वो कमज़ोर पड़ गई क्योंकि वो हार गए थे। अब दोबारा से यहाँ पर जब हम देखते हैं सुबुक्तगीन का इंतकाल, मतलब मर जाते हैं सुबुक्तगीन, तो वो उनका बड़ा बेटा, जो उनका बेटा होता है इस्माइल जिसका नाम होता है, वो बनता है गद्दी पर गवर्नर। राजा नहीं बनता, गवर्नर बनता है वो भी। ठीक है, अब जो गजनवी है, बाद जो मोहम्मद गजनवी जो होते हैं, मोहम्मद गजनवी 1998 के अंदर उसको हटाकर बन जाते हैं वहाँ के गवर्नर। बादशाह नहीं, गवर्नर ही बनते हैं। हम बादशाह बोलते हैं उनको, मगर वो गवर्नर ही होते हैं क्योंकि वो समानी सल्तनत के अंदर रहते हैं, उनसे अलग नहीं होते वो वहाँ पर। हाँ, जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो वो ऐलान कर डालते हैं कि अपना इंडिपेंडेंट है, लगे हैं बिल्कुल इनसे। अब यहाँ तो क्या होता है कि सुबुक्तगीन के बाद यहाँ पर इसमें भी झोल है, इस्माइल बनते हैं पहले, इस्माइल बन जाता है यहाँ का गवर्नर। अब सुबुक्तगीन के मन में ये था कि जो गवर्नरशिप है इसे मुझे छीनने की कोशिश की गई है, अब गवर्नरशिप में बच्चों से ना छीने, तो उसमें क्या करता हूँ, पावर्स को बांट डालता हूँ। पावर बांट डालते हैं, वो महमूद गजनी बन जाते हैं यहाँ पे कमांडर आर्मी के, और जो गवर्नर रहता है वो बन जाता है यहाँ पर इस्माइल। तो महमूद गजनवी कहते हैं कि भाई डिफ़ाइन कर लो इस चीज़ को, आप मान लो कि आप मेरे काम टांग नहीं अड़ाओगे, मैं जो अपनी सरहदें उनको फैलाऊँगा और जो आर्मी में संभालूंगा उस चीज़ को। इस्माइल कहता है नहीं, कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में हो, हर चीज़ का जो कमांडिंग हो मेरे पास भी नहीं चाहिए वो भी। इस चीज़ से महमूद गजनवी उनके बीच अनबन हो जाती है, और 998 के अंदर महमूद गजनी पर अटैक कर डालते हैं अपनी सेना को लेकर, और जो इस्माइल उसको मारकर वहाँ के जो हैं राजा बन जाते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ गजनी के अंदर यहाँ पर होता है। अब महमूद गजनी को जो मुस्लिम्स हैं उस ज़माने के मिडीवल मुस्लिम हिस्टोरियन कहते हैं कि ये एक यहाँ पर हीरो थे इस्लाम के, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को फैलाया यहाँ पर। अब बहुत से लोग आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो वो कहेंगे कि गजनी महमूद गजनी का मानना ये था कि हिंदुस्तान कुफरिस्तान है, कुफर के लोगों का अड्डा है, जहाँ पे रहते हैं उनको मारना ज़रूरी है, कत्ल करना ज़रूरी है। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उनका सिर्फ इतना ही पर्सपेक्टिव हो। अब हाँ, वो चाहते थे कि हमें अटैक करना है, इंडिया के अंदर इस्लाम को फैलाना है, पर हर कोई ये चाहते हैं कि दोस्ती फैलाया जाए। इसके पीछे भी कई रीज़न्स होते हैं। पहले ताली बजती है दोनों हाथ से, जब आप हाथ बढ़ाओगे कुछ हरकत करोगे तो सामने वाला भी आपके ऊपर अटैक करेगा। वही चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि सुबुक्तगीन के ख़िलाफ़ जो जयपाल है वो सेना लेकर जा रही है अपनी, फिर वो हार गया यहाँ पर। अब वो चीज़ यहाँ पर क्या होगी, इन द 1001 ही इन्वेडेड इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश कॉन्करर ऑफ इंडिया। 1001 के अंदर उन्होंने हमला करा हिंदुस्तान के ऊपर, बैटल ऑफ पेशावर के अंदर, जिसको हम देखते हैं यहाँ पर। बैटल ऑफ पेशावर में क्या होता है, यहाँ पर 27 नवंबर 1001 में लड़ जाती है गजनवीद एम्पायर के बीच। जो गजनवीद आर्मी होती है जिसको लीड कर रहे होते हैं महमूद ऑफ गजनी, एंड द हिंदू शाही रूलर ऑफ
आर्मी ऑफ जयपाल। जयपाल दोबारा से हमला करने के नहीं आता, बदला लेने की नहीं कि मैं हार गया हूँ अब दोबारा हराऊंगा मुसलमानों को, मैं यहाँ से हटाऊंगा। गलती खुद की होती है यहाँ पर शुरुआत में इसकी। मगर क्या होता है, जयपाल यहाँ पर हार जाता है और जयपाल जो है यहाँ पर अकेला नहीं आता इनके ऊपर हमला करने के लिए, वो पूरी की पूरी अपनी अलाइड फोर्स लेके आता है, जिसके बारे में हमें हिस्ट्री में कहीं पता चलता है। होता तो है लिखा हुआ, मगर जब हम मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलता हमें ये चीज़। जयपाल के साथ कौन कौन होता है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान, आनंद पाल ऑफ नगरकोट, चंदेलाज और मथुरा, कन्नौज के राजा और जो ग्वालियर के जो राजा हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जब पहले क्या हुआ कि लवाइक ने बुलाया हमला करने के लिए, तो जयपाल साथ में गया उनके। अब जयपाल ने बुलाया दूसरे लोगों को, तो जिन लोगों को बुला के जयपाल लेकर आया तो उनकी क्षमता तो यहाँ पर आनी ही आनी है, तो महमूद गजनवी पता तो लेंगे उनसे यहाँ पर। तो वो यहाँ पर पहुँचते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए बाद में आगे चल के। अब ये हार जाते हैं बैटल पेशावर के अंदर, महमूद गजनवी जीत जाते हैं और आखिर में जो जयपाल होता है भाई वो इतना दुखी होता है अपने हार से कि वो चिता के ऊपर जल जाता है, मर जाता है। और फिर उसका बदला लेने के लिए ठानता है उसका बेटा अनंतपाल की बदला लूँगा मैं यहाँ पर। ये बैटल कब होती, बदला लेने वाली बैटल ऑफ वे हिंद के अंदर कब होती है, 1008 से 9 के बीच में, ठीक है। वॉज फॉर बिटवीन द महमूद ऑफ गजनवी and the Hindu Shahi ruler Anandpala. In this battle, Anandpal had organized a confederacy of ruler of Ujjain, Gwalior, Kalinjar, Kannauj, Delhi and Ajmer. मगर क्या होता है, बट द अलाइड वॉज डिफीटेड। महमूद गजनवी फिर जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। आनंदपाल आया था हराने के लिए। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि लड़ाई किससे चल रही है, यहाँ पर आनंदपाल से जो हिंदू शाही है, और साथ देने के दूसरे जो राजा हैं वो भी आ रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि महमूद गजनवी हमारे तब भी अटैक करेगा यहाँ पर। भाई सबको डर लगता है, सीधी सी बात है। तो वो उनको डर भी लगता है कि अटैक करेंगे और ऐसा बाद में होता भी है। अब होता क्यों है कि भाई इन्होंने पहले शुरुआत करी अटैक करने की, तो महमूद गजनवी क्या करते हैं बाद में खुद जाते हैं इनके शहर में जाके भी। फिर बाद में वो अटैक करते हैं 1018 में, कहाँ पर, ठीक है, मथुरा में अटैक करते हैं। कॉलिशन किसका होता है, चंद्रपाल का होता है जो कि रूलर होता है वहाँ का मथुरा का, उसको भी हराते हैं। फिर ये ग्वालियर पर अटैक करते हैं, मुल्तान पर अटैक करते हैं, सुल्तान महमूद बहुत जगह पर अटैक करते हैं। और इस तरह से ही वो अटैक करते हैं सोमनाथ के ऊपर भी, क्योंकि सोमनाथ के भी लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए जंग के अंदर। अजमेर से आ रहा है ना, रूलर है, तो सोमनाथ के पास के ही है, उनकी रीजन के अंदर सोमनाथ आता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये महमूद गजनवी यहाँ पर अटैक करने के लिए आते हैं। अब जो फिर ये कहानी शुरू होती है कि 17 बार सोमनाथ का टेम्पल तोड़ा था महमूद गजनवी ने। अब बहुत से हिस्टोरियन इसको मानते हैं कि ये सच्ची कहानी, बहुत से इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि सिर्फ बाहर तक ही रुके थे महमूद गजनवी, मंदिर तक नहीं गए थे वो। और फिर जब जंग होती है तो मंदिर क्या मस्जिद क्या हर चीज़ टूट जाती है, यहाँ पर सब तोड़ते हैं। और पैर जमाने के अंदर तो बाकी में हर चीज़ हुआ करती थी कि जो लोग थे वो जो सेंट्रल है, वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, उस सेंटर को तोड़ते थे पहले के लोग। अब बाद में यहाँ पर फिर डेथ हो जाती है महमूद गजनवी की अप्रैल 30 को 1030 में, 30 अप्रैल 1030 में मलेरिया के कारण होती है, उनकी बीमारी फैल जाती है, सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है उनको, 58 साल की। फिर उसके बाद 157 साल तक बचा रहता है गजनवी एम्पायर। फिर मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पर वो आता है, गौरीड्स एम्पायर को वो इस्टेब्लिश करता है, और जो गजनवी एम्पायर है वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म इसलिए होता है जो उनके सक्सेसर्स होते हैं इतने पावरफुल नहीं हो पाते कि वो गौरीड्स को रोक पाएँ यहाँ पर। अब गौरीड्स कब यहाँ पे शुरू होते हैं, 1150 के अंदर मुइज़ुद्दीन, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद गौरी, लाहौर कब्ज़े में लेता है गजनवी से, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हम देखते हैं जो गजनवी एम्पायर है उसका अंत हो जाता है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़ा समझाया जाए यहाँ पर, जो एक असल हिस्ट्री है जो कि हम मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में नहीं पढ़ पाते। कोशिश करी मैंने कि समझा सकूँ मैं आपको इस चीज़ को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एडवेंट ऑफ तुर्क का यहाँ से। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जो गौरीड्स थे, सॉरी जो यहाँ पर गौरीड्स थे, वो तो गजनवी थे, ये गौरीड्स हैं। महमूद गजनवी, वो मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पर, इस बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।
सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे पहली बार आया, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, सी यू सून।